नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा बारीक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने किया चुनावी अभियान का आगाज, रैली को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस देश को बांटने की कर रही बात, सीएम धामी भी रहे मौजूद। मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने पूछे 6 सवाल। कहा, प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त, बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक का दोषी कौन। आचार संहिता लगने के बाद से सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कार्यवाही। उत्तराखंड में 16 दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 6 करोड़ 80 लाख पकड़े। कॉर्बेट पार्क क्षेत्र में मिला दुर्लभ प्रजाति का सांप। इसके एक बूंद जहर से चली जाती है इंसान की जान। कड़ी मशक्कत के बाद किया सुरक्षित रेस्क्यू। और कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। अभी तक 15,000 से भी ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। बर्फबारी का भी उठा रहे जमकर लुत्फ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दोपहर उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचे। मोदी के स्वागत के लिए लोगों में अलग सा जोश दिखा। वहीं शंखनाद कर मोदी का स्वागत किया गया। इस दौरान मोदी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। जनसभा स्थल पर पहुंचने तक मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। जन जन ने देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। जनसभा स्थल रुद्रपुर में अपार भीड़ मोदी का इंतजार कर रही थी। महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण को संकल्पित मोदी के स्वागत के लिए नारी शक्ति की भी झलक देखने को मिली। पीएम के पहुंचते ही जनसभा स्थल अब की बार 400 पार और मोदी के नारे से गूंज उठा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार राज्य के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वहीं मोदी जी ने कहा कि मोदी का जन्म मौज करने के लिए नहीं हुआ, मोदी का जन्म कड़ी मेहनत करने के लिए हुआ है। मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में मेरा लक्ष्य आपको 24 घंटे बिजली मिले। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। साथियों, मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में, मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के आगमन पर 6 सवाल किए। उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने प्रेस वार्ता की और कहा कि प्रधानमंत्री को जनमानस के उन सवालों के उत्तर देने चाहिए जिसके लिए डबल इंजन की सरकार और नेतागण और पदाधिकारीगण किसी न किसी रूप में जिम्मेदार भी है और उनकी संलिप्तता पाई गई और अपनी पार्टी और देश के शीर्ष नेता होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री के मुखारविंद से सच सुनना चाहती है, झूठ और जुमले नहीं।
उत्तराखंड की जनता की तरफ से कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। हम सब जानते हैं कि मोदी जी लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और तमाम ऐसी बातों को करते रहे, लेकिन आज उत्तराखंड की बेटियां जानना चाहती हैं कि क्या वो उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं। देश ने तो देखा कि चाहे जब खिलाड़ी बहनें हमारी सड़कों पर थीं, मणिपुर की आदिवासी बहनों के साथ दुराचार हो रहा था और तमाम ऐसी बातें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उन सब वैसे मौक़ों पर तो मोदी जी ने उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपना परिवार नहीं समझा। देहरादून से पहुंची कांग्रेस कमेटी की मीडिया प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हल्द्वानी में आए नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सवाल उठाया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में मस्त है, पर उन्होंने कभी भी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने की जहमत नहीं उठाई। हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी सवाल खड़े किए। कहा, जो एक सफल मुख्यमंत्री नहीं बन पाया वो सफल सांसद कैसे बनेंगे। प्रधानमंत्री चूंकि उत्तराखंड की धरती पे आए हैं तो उनसे सवाल करना चाह रहे हैं कि भर्ती घोटाले में जिस सफ़ेद पोश नेता का नाम बताने की कोशिश एस राजू ने की थी वो कौन है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी कौन है, उसको कब गिरफ्तार करने वाले हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि इस प्रदेश के जो युवा हैं जो सेना में जाकर के 20 साल की सेवा देना चाहते थे और उनके पूरे कार्यकाल को घटा करके जो आपने 4 साल का कर दिया है, उसके पीछे आपका क्या मंतव्य है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि उत्तरकाशी की जनता को कब न्याय देने वाले हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि केदारनाथ में जो सोने की चोरी का आरोप लगा था उसका क्या हुआ। मोदी नहीं चुनाव लड़ रहे, हरिद्वार के मुद्दों पर चुनाव है। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का दूल्हा त्रिवेंद्र सिंह रावत है और क्या नाम वोट मांगे नरेंद्र मोदी के नाम पे, ऐसे तो फेरे थोड़ा ही लेंगे भाई। जो दूल्हा उसी के तो फेरे होंगे। 5 सवाल 5 वो बताओ उपलब्धियाँ ऐसे मुख्यमंत्री जो उन्होंने करी हो, और हम 25 बतावेंगे। एम्स ऋषिकेश कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, हरीश रावत जी की संस्तुति पर हुआ। रुड़की नगर निगम कांग्रेस की सरकार में बना। आरटीओ का ऑफिस कांग्रेस की सरकार में बना। भगवानपुर तहसील कांग्रेस की सरकार में बनी। लोहाघाट की वीआईपी डाक बंगला रोड में आरा मशीन के पास एक व्यक्ति के द्वारा रातों रात देवदार बनी के बीच भीम कॉलम डालकर टीन शेड तैयार कर लोगों के द्वारा अतिक्रमण की सूचना राजस्व उप निरीक्षक लोहाघाट राकेश पगरिया को दी गई। सूचना पर राजस्व उप निरीक्षक पगरिया टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किए गए अतिक्रमण को ढहा दिया। वहीं दिन दहाड़े नगर क्षेत्र की देवदार बनी में हो रहे अतिक्रमण पर लोगों में काफी आक्रोश है। टीम अतिक्रमण को तोड़कर ही मानी। टीम ने ईओ नगर पालिका राजस्व उप निरीक्षक राकेश पंगारिया, मोहित मेहता, सलमान खान और नगर पालिका के सुमित को संदीप शामिल रहे। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में न्यू सहारा क्लब के द्वारा मां भगवती के 9वें विशाल जागरण का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात भजन गायक मास्टर सलीम पहुंचेंगे और मां भगवती के भजनों का गुणगान करेंगे। इसको लेकर आयोजक मंडल के द्वारा सभी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। ये माता रानी का गुणगान हो रहा है। आज कई वर्षों बाद नेहरू स्टेडियम में माता रानी की दिव्य ज्योत के दर्शन होंगे और ये सभी न्यू सहारा क्लब के सदस्य खड़े हैं जो माता रानी के चरणों में हर समय हर वक्त तन मन धन से सेवा भाव में लगे रहते हैं। और यहाँ पर आज माता रानी का भव्य गुणगान हो रहा है और उसमें जो हमारे मुख्य माता रानी का गुणगान करने आ रहे हैं श्रीमान मास्टर सलीम जी, जो पूरन शाह कोटी के लगते जिगर है, जलंधर पंजाब के, जो बहुत अच्छे पंजाब घराने के संगीत घराने के उस्ताद और खास साहबों में उनका नाम आता है। माता रानी का 9वां महाविशाल जागरण होने जा रहा है और ये न्यू सहारा क्लब की ओर से ये लगभग निरंतर 8 सालों से विश्वकर्मा चौक पर होता था। ये इस साल पहली बार नेहरू स्टेडियम में कराया जा रहा है, जिसमें भजन गायक भारत के विश्व विख्यात माननीय मास्टर सलीम जी माता रानी का गुणगान करने आ रही हैं। लगभग मेरे ख्याल से 20 से 22 साल पहले उनकी सबसे पहली भेंट आई थी मेला मैयादा। वही मेला मैयादा आज हमारे नेहरू स्टेडियम में लगने जा रहा है और वही
प्रॉपर माता रानी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ है और वो आज यहाँ पर आकर माता रानी का गुणगान करेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने में लगभग अभी 1 महीने का समय बाकी है, जिसके लिए शासन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा और गंगोत्री धाम में अभी तक 15,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ के होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर है। गंगोत्री धाम में इस बार जमकर बर्फबारी हुई है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। देखिए मां गंगा के मायके मुखवा और गंगोत्री धाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। शीतकालीन स्थान है माँ गंगा का, और ये हमारे ग्राम देवता हैं यहाँ पर, नरसिंह सोमेश्वर देवता, और कुल देवता हमारे पर ये नरसिंह देवता है यहाँ पर। तो हम 6 माह जो है यहीं पे गंगा मैया की अर्चना व पूजा अर्चना करते हैं। हाँ जी, आ रहे हैं लोग जो है अभी। हाँ, तो मौसम भी अच्छा हो गया है, तो मैं आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आइए और माँ गंगा के आजकल जो है अच्छे दर्शन हो रहे हैं। Well, the feelings change a lot. There's happiness and distress, but overall, I would say that I'm very much enthused at being here and experiencing the culture, and very enthused about it. So, please explain about the natural panorama and the nature and the culture like that. The nature here is absolutely fantastic. I mean, the mountains that are snow covered at the moment. हर्ष इलाके बहुत ही अच्छा लगा। हम गंगोत्री माता के गंगा माई के दर्शन करने के लिए आए थे। हमें नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। आके यहाँ पे जब हम आए बहुत ही ब्यूटीफुल स्नोफॉल हो गया, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और उससे तो यहाँ का व्यू ना और ही खिल गया। और जब मॉर्निंग में आज हमने जब वो सन के साथ व्यू देखा, तो यहाँ के रिवर, यहाँ के जो आपके पाइन ट्रीज़ हैं और सारा जो बर्फ़ से ढका हुआ, मैंने बहुत पहाड़ देखे हैं। मैं ये कहूँगी कि मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो है वो हर्षिल है। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगर में कॉर्बेट पार्क से सटे एक इलाके में बेहद दुर्लभ प्रजाति के सांप का रेस्क्यू करने के साथ ही इस अत्यंत विषैले सांप को जंगल में आजाद करने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने जानकारी दी और बताया कि बीते दिवस उन्हें किसी के द्वारा सूचना दी गई कि कॉर्बेट पार्क से लगे एक इलाके में विषैला सांप आ गया। सूचना मिलने पर सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित कर रेस्क्यू किया। इस सांप की लंबाई लगभग 3.5-4 फीट की लंबाई है और लगभग आज से 10 साल पहले ऐसा पकड़ा गया था इसमें का सांप रामनगर के अंदर, जो कि अब इसमें की प्रजाति लुप्त होती चली जा रही है। आपको बता दें, ठंडे इलाके में, घने जंगलों में, कॉर्बेट के इलाकों में पाया जाता है, परंतु शहरी क्षेत्र में ये नहीं आया जाता है। कल भी आज भी हमें जब सूचना मिल में गए जहाँ ये लकड़ियों के द्वारा कटान करके कहीं से आया, तो उस लकड़ी के अंदर ये हमें पाया गया। जबकि हमने इसको देखा, ये पिट वाइपर बहुत भयानक और विषैला सांप होता है, जिसमें कि ग्रीन और येलो का कलर होते हैं। पेड़ में कोई भी अन्य व्यक्ति इसमें धोखा खा जाता है, इसे कलर का अनुभव नहीं लगाया जाता है, कोई अनुमान नहीं लगाया था। लेकिन ये किस तरीके से घटना करता है, दूर फीलिंग किस तरह इसको घटना करता है और मौत के घाट आदमी को उतार देता है। ये लगा लो, हमारे कॉर्बेट के अंदर अनेक प्रकार की प्रजातियां ऐसी जो लोगों को देखने नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इसीलिए लोग बाहर के आके हमारे कॉर्बेट का आनंद भी उठाते हैं। और ये सांप हमारे कॉर्बेट से जुड़ा है, लेकिन ठंडे इलाकों का। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सालाजार पिट वाइपर की उपस्थिति एक अच्छा संकेत है बायोडायवर्सिटी के दृष्टिगत। ये एक वेनमस स्नेक की श्रेणी में आता है और
अपने ग्लैंड्स से जो वेनम इसका निकलता है उससे ब्लड कोगुलेशन होता है शिकार में, और शिकार फिर उसमें दम तोड़ देता है। इससे ये अपना शिकार करता है, और इसके साथ साथ इसके चेहरे पर पिट्स होते हैं, जिससे ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स या जिनको हम गर्म खून के जो जानवर हैं उनको सेंस करता है और उसके आधार पर शिकार करता है। तो इसकी उपस्थिति एक अच्छा संकेत है, जिसकी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है, और इसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे टाइगर कॉन्जर्वेशन प्लान में भी पहले मिला है, लेकिन इसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस उतने ज़्यादा देखे नहीं जा रहे थे, लेकिन इसकी उपस्थिति एक निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। जोशीमठ नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गढ़वाल लोकसभा चुनाव हेतु चुनावी कार्यालय खोला। बता दें कि इस दौरान सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन भी किया, जिस पूजा अनुष्ठान में खासकर भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं बड़ी बात तो यह है कि लगातार भाजपा में कई दिनों से लोग आए दिन शामिल होते हुए जा रहे हैं, जिसके लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार भी केंद्र में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जोशीमठ नगर और ग्रामीण दोनों मंडलों के हमारे कार्यकर्ताओं का एक जगह पे स्थान कार्यालय होता है, और कार्यालय के माध्यम से ही हमारी सारी सुविधाएं संचालित होती है, हमारे सारे काम कार्यालय से संचालित होते हैं। इसके साथ साथ ही हम प्रत्येक बूथ तक प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा जाए, उसके लिए हम सब कार्यकर्ता आपस में बैठ कर के बातचीत करके सारे बूथों तक पहुंचने वाले हैं। हमारा बैनर पोस्टर सारे बूथों तक चल जाए, हमारा पन्ना प्रमुख हमारे घर घर तक संपर्क हो जाए, इसके लिए हम विशेष अभियान के तहत अपने चुनाव प्रचार के अभियान में जुटे। पार्टी का चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ, और जिस मौके पर आप देख रहे हो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित है, और लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है कि इस बार जो मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार, उसे पार करवाना है, और इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज विधि विधान से हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ, और जो आपने कहा कि कांग्रेस के लोग आपकी तरफ बहुत आ रहे हैं, तो हमारा काम है, मोदी जी का काम है, और मोदी जी ने विकास की इतनी नैया पार कर दी है कि हर गरीब जो कि 40 करोड़ गरीब के रेखा से ऊपर उठ गए हैं, जो गरीब थे बेचारे, जिनके पास रहने का नहीं था, खाने की मुसीबत थी, उन लोगों को मोदी जी ने विश्वकर्मा स्कीम से और महिला सशक्तिकरण से कई चीजों से मोदी जी ने उनको उबारा है। निर्वाचन की तैयारी के साथ ही निर्वाचन आयोग इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में जुटा है, लिहाजा मतदान के प्रति जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में ARO AP वाजपेयी ने नगर निगम की बैणी सेना को बूथ अवेयरनेस ग्रुप से जोड़कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की मुहिम की शुरुआत की। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2019 के चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा के जिन बूथों में कम मतदान हुआ, वहां मतदाता जागरूकता तेजी लाने के साथ चलाए जाने को लेकर निर्देश दिए। इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोलिंग बूथ पर 2022 में लो वोटर टर्नआउट था और 2019 में जिनमें लो वोटर टर्नआउट था, उन बूथ को फोकस करते हुए वोटिंग परसेंटेज को 75% के एवरेज तक ले जाने का प्रयास किया जाना है। उसी के क्रम में प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं, और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से जहां हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो लोग निष्क्रिय हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं एथिकल वोटिंग के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केवल भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी इस बाबत उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन नहीं करे। उन्होंने ये भी कहा जो भी निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। केवल एक राजनीतिक दल के द्वारा ये शिकायत नहीं किया गया, इसके अलावा भी एक और प्रमुख पार्टी के द्वारा जो डेलीगेशन था वो भी आज उनके द्वारा संपर्क किया गया था। उनके द्वारा ये अनुरोध किया गया कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके उनके जो मार्गदर्शी सिद्धांत होता है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा सख्ती से अगर उसको एग्जामिन करा जाएगा तो उससे प्रचार प्रसार की जो सामग्री होती है वो जब्त हो जाती है और राजनीतिक दल को मौका नहीं मिलता है अपने
राजनीतिक कार्यक्रमों का प्रचार करने में। देश में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग द्वारा सीजर मैनेजमेंट सिस्टम चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे प्रदेश से 10 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा सीजर किया गया। इसमें राज्य पुलिस ने सबसे ज्यादा 5 करोड़ 29 लाख, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 करोड़ 95 लाख, तो वहीं आबकारी विभाग अब तक की कार्रवाई में 39 लाख रुपए का सीजर कर चुका है। इस सीजर अभियान में सबसे ज्यादा हरिद्वार में 6 करोड़ 80 लाख, नैनीताल में 1 करोड़ 1 लाख, तो वहीं उधम सिंह नगर और पौड़ी में 90 लाख का सीजर किया गया। आदर्श आचार संहिता जो प्रभावी हुआ था 16 मार्च से प्रभावी हुआ था, और 16 मार्च से प्रभावी होने के उपरांत जो पिछले 16 दिवस पूर्ण हुए हैं, इस अवधि में निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया था। ESMS व्यवस्था ये प्रथम बार राज्य में प्रयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से जनपद में जितनी भी विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसमें पुलिस विभाग है, इनकम टैक्स है, एक्साइज विभाग, कस्टम्स और अन्य सभी विभाग इसके ऊपर इस पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग का कार्रवाई करेंगे। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 7 अंतर जनपदीय बैरियर स्थापित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब, अवैध शस्त्र, अवैध कैश, अवैध मादक पदार्थ और प्रतिबंधित चुनाव सामग्रियों के परिवहन की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सभी वाहनों की निष्पक्षता और सघनता से चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। वहीं अंतर जनपदीय बैरियर का मुख्य उद्देश्य चुनाव संबंधी प्रतिबंधित चुनाव सामग्रियों, अवैध शराब, अवैध शस्त्रों के परिवहन पर अंकुश लगाना है। पुलिस और जो एक्साइज है उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके हमने 7 जो हमारे ऐसे अंतर जनपदीय हमारे बॉर्डर है जहां पर हमने बैरियर स्थापित किए हैं, इसमें हमारी टीम्स भी तैनात हैं। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन का डेट है जो 20 मार्च से हमारे स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी जनपद में जगह जगह पर स्थापित है, जो लगातार जिसमें पुलिस और एक मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार उसमें चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है और इसमें लगातार हमारे द्वारा जो अवैध लिकर है या नारकोटिक्स है उसके भी सीजर उसमें किए जा रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।